चलिए हो गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, उत्तराखंड की क्लास में आपका स्वागत है। जैसे हम इस क्लास में चर्चा कर रहे थे उत्तराखंड की हिस्ट्री, तो उत्तराखंड की हिस्ट्री में हमने देख लिया था प्राक ऐतिहासिक काल, तो उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल हमारा चल रहा था, इसमें हमने थोड़ा बहुत चर्चा की थी कि आद्य ऐतिहासिक काल के स्रोत जो पौराणिक ग्रंथ मिलते हैं, कब मार्क्स मिलते हैं, उससे हमें पता चलता है आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। और आद्य ऐतिहासिक काल पर हमने थोड़ा चर्चा की थी कि जो स्कंद पुराण है, जो स्कंद पुराण है, जो हमारा स्कंद पुराण है, उसमें गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है। मानस खंड, तो ये हमने चर्चा कर दी थी कि जो एक पुराण है स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए शब्द हुआ है केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का प्रयोग हुआ है। इस बात पर हमने चर्चा की थी और ये सीमाएं भी निर्धारित की गई है। जैसे ये यमुना टोंस से अभी केदारखंड की जो सीमा है वो यहाँ से यमुना और टोंस से, यमुना टोंस नदी से नंदा देवी पर्वत तक ये बताई गई है केदारखंड। और अगर हम मानस खंड की बात करें तो यहाँ से चंपावत नीलगिरी पर्वत तक इसको बताया गया है मानस खंड। तो ये हमने चर्चा की थी कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड शब्द का प्रयोग हुआ है, कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का प्रयोग हुआ है और जो सीमा बताई गई है यमुना टोंस से जो नंदा देवी पर्वत है वहां तक के लिए बताया गया है केदारखंड। और जो नंदा देवी पर्वत है वहां से चंपावत नीलगिरी पर्वत तक उसको बताया गया है मानस खंड। और जो गढ़वाल जो नाम है वो हमें पता है कि अजय पाल ने जब यहाँ 52 गढ़ों को जीता तो तब से इस एरिया को हम गढ़वाल नाम गढ़वाल नाम तभी से इसका पड़ा जब 52 गढ़ों को जीता, तो गढ़पाल पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे अपभ्रंश हो गए तो गढ़वाल शब्द मिला। अगर हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं नाम कैसे पड़ा, इसकी चर्चा हमने पढ़ा है कि जो भगवान विष्णु जी के पूर्व अवतार के कारण जो कुमाऊं है उसका नाम पूर्वांचल पड़ा, फिर धीरे धीरे अपभ्रंश होके वो कुमाऊं नाम में परिवर्तित हो गया। और जो ये स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में जो केदारखंड नाम का जिक्र है, इस केदारखंड में इसकी जो गढ़वाल है उसकी लंबाई और चौड़ाई भी बताई गई है। इसमें जो गढ़वाल की लंबाई बताई गई है वो बताई गई है 50 योजन और जो चौड़ाई बताई गई है वो बताई गई है 30 योजन। हो सकता है योजन मापक का उस समय का ही हो। तो अभी हम देखें तो स्कंद पुराण में जो केदारखंड जो केदारखंड है इसकी लंबाई बताई गई है, इसकी लंबाई बताई गई है 50 योजन और इसकी चौड़ाई जो बताई गई है, चौड़ाई बताई गई है 30 योजन। तो ये हमने देखा कि स्कंद पुराण केदारखंड, मानस खंड, अजय पाल के 52 गढ़ों को जीतने के कारण गढ़वाल, फिर विष्णु भगवान के पूर्व अवतार के कारण पड़ा पूर्वांचल, फिर जो गढ़वाल स्कंद पुराण में जो केदारखंड है, केदारखंड की जो लंबाई बताई गई है वो बताई गई है 50 योजन और इसकी जो चौड़ाई बताई गई है वो बताई गई है 30 योजन। तो ये हमने आद्य ऐतिहासिक काल की जो हमारी कहानी है वो हमने थोड़ा डिस्कस किया। और यहीं पे एक जगह आता है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में पता है भिलंगना और भागीरथी नदी का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। भिलंगना भागीरथी का जो टेरी डैम है वो थोड़ा पीछे होता है। तो यहाँ पे देवप्रयाग में हमें बताया अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। ये 5 प्रयागों में एक है और जो यही इस देवप्रयाग के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसको देवप्रयाग को स्कंद पुराण में ये केदारखंड वाले उसमें इसे कहा गया समस्त तीर्थों का शिरोमणि। समस्त तीर्थों में शिरोमणि, जो ये देवप्रयाग नाम है इसे समस्त तीर्थों में शिरोमणि और समस्त पापों का विनाशक कहा गया है। समस्त
पापों का विनाशक। तो ये जो देवप्रयाग है इसे समस्त तीर्थों में शिरोमणि, मतलब जितने भी उस टाइम पे तीर्थ थे उन तीर्थों में सबसे जो अच्छा, मतलब सबसे जो शिरोमणि, मतलब सबसे जो अच्छा, सबसे जो बताया गया है वो देवप्रयाग को बताया गया है। और समस्त पापों का विनाशक, जैसे हम अभी प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं हरिद्वार हम माँ गंगा में नहाते हैं तो मानते हैं कि वहां से हमारे जो पाप है जो किए हैं वो धुल जाते हैं। तो यही उस समय आद्य ऐतिहासिक काल में जो हमारा देवप्रयाग है उसके लिए ये सब बातों की चर्चा की गई है। ये समस्त तीर्थों में शिरोमणि है और समस्त पापों का विनाशक है, क्योंकि हमें पता है कि आद्य ऐतिहासिक काल में जो भगवान रामचंद्र जी थे वो देवप्रयाग आए थे, उन्होंने इस स्थान पे तपस्या की थी। तो देवप्रयाग अपने में ही मतलब आद्य ऐतिहासिक काल से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल का जो भाग था उसमें हमने कुछ चर्चाएं की, केदार खंड, मानस खंड जो भी हमने इसमें पढ़ा है, इसमें स्कंद पुराण में चर्चा, फिर केदार खंड, फिर मानस खंड, फिर जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, महाभारत होगी, रामायण होगी, इन सब में जो हमारे आद्य ऐतिहासिक काल है उसके स्रोत मिलते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं कि जो प्राचीन काल में जो उत्तराखंड में 2 विद्यापीठें थी, मतलब यहाँ ज्ञान लेते थे या आश्रम टाइप के थे, बड़े बड़े जो हमारे जो वो थे यहाँ आके मतलब अपने ग्रंथ लिखते थे। जैसे अभी चर्चा करते हैं कि जैसे 2 फेमस हमारे उस समय विद्यापीठें थी, एक था बद्रिकाश्रम, 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 और दूसरा था कर्णवाश्रम, कर्णवाश्रम। तो जो ये बद्रिकाश्रम है ये है चमोली में पड़ता है, और जो ये कर्णवाश्रम है ये कोटद्वार पौड़ी में पड़ता है। तो ये हो गया चमोली, और ये पड़ता है हमारा कोटद्वार पौड़ी में पड़ता है, कोटद्वार पौड़ी। तो जो कर्णाश्रम है ये पड़ता है कोटद्वार पौड़ी में। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा है जो हमारे कालिदास जी थे उन्होंने यही, हमारे जो कालिदास जी थे उन्होंने यही कर्णाश्रम में जो अभिज्ञान शाकुंतलम उनका एक ग्रंथ है, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसकी रचना की थी कालिदास जी ने। कहा? यही कर्णाश्रम में जो कोटद्वार में है। इसके बारे में कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं कर्णाश्रम के बारे में, क्योंकि ये एग्जाम में इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है कर्णाश्रम के बारे में। तो हम प्राचीन विद्यापीठों में देखते हैं कर्णाश्रम। कर्णाश्रम तो सबसे पहले देखें तो ये है कोटद्वार में है, कोटद्वार में ये है, और कोटद्वार पड़ता है पौड़ी में। और जो ये है मालिनी नदी के तट पर। तो एक फैक्ट हो गया कि कर्णाश्रम किस नदी के तट पर है, तो ये है मालिनी नदी के तट पर, जो हमारी मालिनी नदी है उसके तट पर है कर्णाश्रम। दूसरा कि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना यही की थी। कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम जो उनका एक ग्रंथ है उसकी रचना यही की थी कर्णाश्रम में, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो एक फैक्ट हो गया कर्णाश्रम पौड़ी में है, कोटद्वार मालिनी नदी के तट पर है, और कालिदास जी ने यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। 3 पॉइंट तो ये हो गए। फिर इसके बाद जो हमारे राजा थे दुष्यंत और शाकुंतला जो हम उनकी रानी थी, उनके प्रेम प्रसंग के लिए भी ये जो कर्णाश्रम है ये प्रचलित है। तो फैक्ट हो गया कि मालिनी नदी के तट पर है, कालिदास जी ने यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। दूसरा जो ये
तो दुष्यंत और शाकुंतलम जो है उनकी प्रेम प्रसंग के बारे में भी कर्णाश्रम प्रसिद्ध है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भरत, महान सम्राट भरत थे, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, तो माना जाता है कि उनका जन्म भी यही कर्णाश्रम में हुआ था। तो जो भरत जी थे, उनका जो जन्म हुआ था वो यही हुआ था। कहाँ? कर्णाश्रम। और इन्हीं भरत जी के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो कर्णाश्रम के बारे में कुछ फैक्ट हैं, ये हमने देख लिए हैं। मालनी नदी के तट पर है, कोटद्वार में है। फिर दुष्यंत और शकुंतला जी के प्रेम प्रसंग के बारे में ये प्रचलित है। कालिदास जी ने यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये चीजें हमने इसके बारे में पढ़ा। और जो भरत, महान सम्राट भरत थे, उनका जन्म भी यही हुआ कर्णाश्रम में, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कर्णाश्रम के बारे में हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल हो गया है, आगे ऐतिहासिक काल हो गया है। तो अब हम देखते हैं उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। तो अब तीसरा टॉपिक जो हमारा हिस्ट्री में है, उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल है। तो उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल देखने के लिए हमारे पास एक सबसे बड़ा स्रोत जो मिलता है, वो मिलता है कालसी शिलालेख। तो जो एक देखते हैं हम कालसी शिलालेख। कालसी शिलालेख। तो कालसी शिलालेख जो है ये देहरादून में है। देहरादून में है। और ये देहरादून में कालसी जो जगह है उस पर, और इस जो यमुना और टोंस नदी, यमुना और जो टोंस नदी है उसके संगम पर ये कालसी शिलालेख है। अब ये कालसी शिलालेख के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ये किसका है, क्या है। तो हम अगर इतिहास में देखें, भारत के इतिहास के संदर्भ में हम देखें, तो भारत में जो 16 महाजनपद हुए, ऐतिहासिक काल। तो जो प्राचीन भारत था हमारा, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुए। तो 16 महाजनपदों में एक था मगध, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। 16 महाजनपद जो हुए, महाजनपद, तो उनमें एक महाजनपद था मगध। मगध। तो हम अगले पेज पे देखते हैं। तो इस एरिया में मान के चले एक महाजनपद था मगध। तो 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद हमने चर्चा की, मगध की। तो इस मगध जो 16 महाजनपदों में एक जो महाजनपद था मगध, इसकी राजधानी थी राजगीर। ये हमने इतिहास में पढ़ा है। तो राजगीर या राजगृह जो थी, इसकी राजधानी थी। तो मगध महाजनपद के बारे में देखते हैं हम। इसमें 7 वंशों ने, मैक्सिमम 7 वंश थे, उन्होंने मगध महाजनपद पर शासन किया। अब धीरे धीरे हम देख लेते हैं। आप उत्तराखंड की हिस्ट्री देख लेते हैं, देख रहे हैं, तो देश की हिस्ट्री से हम इसको रिलेट करके देखते हैं। अब हम थोड़ा वो 7 वंशों के बारे में चर्चा करते हैं कि जो मगध में जो हमारे 7 वंश थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले था उस पे हरियंक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश। पहला वंश होगा हरियक वंश, दूसरा वंश हो गया शिशुनाग वंश, तीसरा वंश हो गया नंद वंश, चौथा वंश हो गया मौर्य वंश, फिर हो गया कर्ण वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश। तो इनके बारे में हम चर्चा देख के बाद लिख लेते हैं। पहला हरियक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा हम लिख देते हैं नंद वंश, चौथा जो वंश था वो था मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कर्ण वंश, फिर आया सातवाहन वंश। तो अब हम कालसी शिलालेख के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ा ये जानना जरूरी है कालसी शिलालेख, क्योंकि हमारे ऐतिहासिक काल का जो स्रोत है वो हमें यहीं से मिलता है। तो कालसी शिलालेख से हम देखते हैं, यहाँ चर्चा करेंगे कि हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। आपको पता है कि नंद वंश में जो घनानंद, इसका अंतिम जो शासक था, उसे किसने, मौर्य वंश से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका वध किया और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे, घनानंद जो अंतिम शासक था उसको
मारा और मौर्य वंश की स्थापना की। और ये स्टोरी आपको पता है कि इसकी जो हमारे कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य जिनको बोलते हैं, उन्होंने ही कुछ अपमान, ये नंद वंश ने उनका अपमान किया, तो उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। ये चीजें हमने पढ़ी है हिस्ट्री में कि अपनी चुटिया खुली थी और बोला था कि जब तक मैं आपका विनाश नहीं करूंगा, मैं अपनी शिखा चोटी नहीं बांधूंगा। ये जो हमारी चाणक्य, कौटिल्य जी थे, उन्होंने ये कसम दी थी। तो उन्होंने वही चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया, मतलब शिक्षा दी, राजनीतिक शिक्षा दी, वो शिक्षा दी, और उससे उन्होंने नंद वंश का अंत किया। तो नंद वंश का जब अंत हुआ तो फिर आया मौर्य वंश। अब थोड़ा हम मौर्य वंश के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश, तो मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक था। पहला राजा जो मौर्य वंश का माना जाता है वो माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक बना उसका बेटा बना बिंदुसार। तो और बिंदुसार के बाद जो बना वो बना महान सम्राट कौन? अशोक। तो हम लिख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद जो शासक बना वो बना बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद जो महान सम्राट माना जाता है मौर्य वंश का वो बना कौन? अशोक। तो अशोक, तो अशोक के बारे में हमें पता है कि अपने 100 भाइयों को मारने के बाद ऐसा बोला जाता है कि वो राजा बना। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अपना कालसी शिलालेख के बारे में थोड़ा पढ़ना है। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक राजा बना, तो अशोक का जो ये कालसी शिलालेख है, अब हम इसके बारे में चलते हैं। कालसी शिलालेख, कालसी जो शिलालेख है, जो ये कालसी शिलालेख है, कालसी शिलालेख, तो अब इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करें कि हमने पढ़ लिया कि यमुना और टोंस के संगम में कुछ फैक्ट है इसके बारे में जो पूछे जाते हैं। यमुना और टोंस के संगम पर कालसी, अब कालसी जो शिलालेख है ये है। इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि, और इसकी जो भाषा है वो पाली भाषा। तो पहला हो गया यमुना और टोंस के संगम पे है कालसी शिलालेख। फिर दूसरा हम देखें तो इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि मानी गई है, और इसकी जो भाषा है वो पाली भाषा माना गया है। पाली, और ये है कब का? अगर हम देखें तो ये जो कालसी शिलालेख है ये 257 बीसी का है, 257 बीसी। तो कालसी शिलालेख में हमने देखा यमुना और टोंस नदी के संगम पर है, देहरादून में है, 257 बीसी का है। इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है, और जो भाषा है वो पाली भाषा है। पाली भाषा वही है जिसमें भगवान बौद्ध जी ने अपने उपदेश दिए थे। तो ये कालसी शिलालेख के बारे में हमने ये देख दिया कि 257 बीसी का है। इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी है, भाषा जो है वो पाली भाषा है। ये चीजें हमने इसे देखा। प्राकृतिक भाषा है इसकी, पालिनी प्राकृतिक भाषा। हाँ, इसका थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। जो इसकी है प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी नहीं है। प्राकृत भाषा में जो कालसी शिलालेख है ये जो है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है, और इसकी जो लिपि है वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है ये इसकी लिपि है। तो ये हमने देख लिया है कि 257 बीसी का है, प्राकृत इसकी भाषा है, लिपि इसकी ब्राह्मी लिपि है। और इसकी खोज किसने की? तो 1860 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में मिस्टर फॉरेट थे कोई, मिस्टर फॉरेट, उन्होंने जो कालसी शिलालेख था इसकी खोज की। तो कुछ फैक्ट हो गया, इसकी जो भाषा है प्राकृतिक लिपि होगी ब्राह्मी। 1807 में मिस्टर फॉरेट ने इसकी खोज की, यमुना टोंस के संगम पर है, 257 बीसी का है। और अशोक जो मौर्य वंश का महान शासक था अशोक, उसका ये शिलालेख है। अब इसमें उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है, कैसे पता चलता है, वो हम देखते हैं। तो जो ये कालसी शिलालेख है, एक सेकंड थोड़ा इसको निकाल लेते हैं। जो ये कालसी शिलालेख है ये 257 जो बीसी का है, इसके बारे में हम देखते हैं कि उत्तराखंड के लिए क्या किया गया है। तो इसका जो कालसी शिलालेख, इसमें उत्तराखंड की जो समस्त जनता है उसके लिए पुलिंद कहा गया है। तो यहाँ के जो निवासी थे, यहाँ की जो समस्त जनता थी, कालसी शिलालेख में समस्त जनता को पुलिंद कहा गया है।
पुलिंद। और इस एरिया को जो यहाँ का एरिया है मतलब स्थान है, इसे कहा गया है अपरांत। अपरांत। तो देख लिया हम जो कालसी शिलालेख है, इसमें यहाँ की जो संपूर्ण जनता है उसके लिए कहा गया है पुलिंद, और ये पूरे एरिया को कहा गया है अपरांत। तो ये जो हमने कालसी शिलालेख के बारे में पढ़ा कि ये जो कालसी शिलालेख है ये उत्तराखंड की जानकारी कैसे देता है, इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। कालसी शिलालेख के बारे में हमने देख लिया है कि जो भी 257 बीसी का है, 1860 में मिस्टर फॉरेन ने इसकी खोज की, जो भी जानकारी वो हमने देख ली है। अब हम आगे चलते हैं उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल की दूसरी जो एक उत्तराखंड में शासन, अब जो एक कुर्निंद वंश है, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। कुर्निंद वंश, तो ये जो कुर्निंद वंश है इसे उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति इसको माना गया। मतलब उत्तराखंड में जो शासन किया है पहला जो वंश हम मान के चले तो वो वंश है ये कुर्निंद वंश। और इसका जो काल, इसका जो शासनकाल मतलब कब से कब तक इसने किया, तो लगभग ये 200 से 300 तक माना गया है। इसका जो शासनकाल माना गया लगभग 200 से 300 तक इसका को माना गया है। तो अब हम थोड़ा कुर्निंद के बारे में चर्चा करते। पहली जो राजनीतिक शक्ति थी इसी ने उत्तराखंड पे शासन किया, मतलब इसने यहाँ राज किया। तो उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली जो शक्ति है वो है कुर्निंद। और कैसे पता चलता है कि कुर्निंद वंश ने यहाँ शासन किया, ये भी हमें जानना चाहिए कि हमें पता कैसे चला कि जो कुर्निंद थे उन्होंने यहाँ शासन किया। तो इन्हें इनकी जो जानकारी मिलती है इनकी मुद्राओं से मिलती है। हम थोड़ा शॉर्ट में डायग्राम बना के देख लेते हैं। कुर्निंद वंश, कुर्निंद वंश 200 से 300। तो ये हमने देखा इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है कि कुर्निंदों ने यहाँ शासन किया। तो इसकी जानकारी देखें तो इनकी जो मुद्राएं हैं, मतलब अब जब शासन किया तो बिना पैसे के तो पहले भी कुछ नहीं होता था, अभी भी कुछ नहीं होता है, वो तो हमें पता है। तो इनकी जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है इनकी मुद्राओं से, और इनकी मुद्राओं को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब हम इनकी मुद्राओं पे थोड़ा फोकस करें तो इनकी मुद्रा, कुर्निंद की मुद्राओं को जो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहले जो कुर्निंदों में एक शासक था अमोघ भूति। इसके सिक्कों पर भी इसका नाम मिलता है, सिक्कों के पीछे अमोघ भूति। तो एक मुद्राएं थी इनकी अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, अमोघ भूति, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं थी। दूसरा थी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। तीसरे थी चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तो हमें जो कुर्निंद वंश पहली राजनीतिक शक्ति यहाँ मानी गई, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो हमने देख लिया है कि इसकी जानकारी हमें इनकी मुद्राओं से मिलती है। और मुद्राओं में पहली जो 3 प्रकार से मुद्राएं इसके डिवाइड हैं, उसमें पहला है अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, दूसरा है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, तीसरा है चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। और जो ये अमोघ भूति है वो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक उसको माना गया है। इसके जो सिक्कों की खासियत है, मतलब इसके जो सिक्कों की विशेषता है, इसके सिक्कों में नारी का अंकन किया गया है। कहीं नारी का अंकन किया गया, अंकन यानी चित्र, नारी का अंकन किया गया है, और कहीं कहीं मृग भी लिखा गया है। तो हम अभी इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि इसकी जो मुद्राएं हैं उनमें नारी का अंकन किया गया है। और इसकी मुद्राओं में जो सिक्के थे, रजत यानी चांदी, इसकी जो मुद्राएं थी वो चांदी की थी, रजत मुद्राएं। तो हमने देख लिया कि इसकी रजत मुद्राएं थी, रजत मुद्राएं। और इसकी मुद्राओं पे पीछे इसका नाम भी लिखा था अमोघ भूति। तो इसी से हमें पता चलता है कि जो हमारा जो कुर्निंद शासन था उसने यहाँ उत्तराखंड में शासन किया, वो चलता है इसकी मुद्राओं से हमें पता चलता है। मुद्राएं 3 प्रकार की थी, एक अमोघ भूति प्रकार की, दूसरा अल्मोड़ा प्रकार की, तीसरा छत्रेश्वर प्रकार की, ये हमने देखा। और अल्मोड़ा जो ये अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं थी, इसमें नारी का अंकन किया गया था, ये हमने देखा, ये रजत मुद्राएं थी। और इसके सिक्कों के पीछे इसका नाम लिखा गया। और ये अमोघ भूति जो था वो कुर्निंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। ये चीजें हमने पढ़ी। अब दूसरे पे चलते हैं हम अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं में। कुर्निंद वंश उत्तराखंड पे शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति, ये हमने देख लिया है 200 से 300 AD, ये भी हमने देख लिया है।
और इसके बाद हमने देखा कि इसकी मुद्राएं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, तो हम ये अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हमने पढ़ ली है। अमोघ भूति, अमोघ भूति हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। तो पुलिंद जो वंश था उसकी जानकारी हमें इनकी मुद्राओं से मिलती है। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की और चत्रेश्वर प्रकार की। तो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं थी ये है तो अल्मोड़ा से ही मिली होगी, ये तो इसी के नाम से लग रहा है। तो इसमें 8 राजाओं के नाम मिलते हैं। जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं इसमें 8 राजाओं के नाम मिलते हैं। तो 8 के 8 हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें जो 4 नाम है वो इम्पोर्टेंट है। वो 4 नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो 4 मुद्राएं हैं इन नामों की वो ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई है। तो अभी हम इनके नाम देखते हैं। इसमें 8 में से जो 4 इम्पोर्टेंट नाम है, हरिदत्त, शिवदत्त, एक सेकेंड, इनके नाम हम लिख देते हैं। हरिदत्त, दूसरा शिवदत्त, तीसरा था हरिपालित, ऐसा ही नाम था, हरिपालित, और चौथा नाम था मंगभद्र। तो ये 4 हैं। 8 प्रकार के राजाओं के नाम मिलते हैं, पर जो ये 4 है ये इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में हमने देखा कि हरिदत्त हो गया, शिवदत्त हो गया, हरिपालित हो गया और मंगभद्र। तो जो ये 4 थे ये इम्पोर्टेंट थे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट थे कि इनकी मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई हैं। तो अब अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं होगी, चत्रेश्वर प्रकार की होगी। वो चत्रेश्वर में तो इतना ही है कि चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं मिली है। तो अब हमने देखा कि कुंडन जो वंश है इसकी जानकारी इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अमोघ भूति प्रकार की 3 प्रकार की इसकी मुद्राएं मिली। इसमें सबसे प्रतापी शासक अमोघ भूति था, ये हमने पढ़ा, और 3 प्रकार की इसकी मुद्राएं थी। अमोघ भूति की जो रजत प्रकार की मुद्राएं थी ये सब हमने पढ़ा गया। और अब कुंडिंद के बाद हम थोड़ा सा देखें तो शक जो है वो उत्तराखंड में इनका वो हुआ। पहले देखते हैं कुंडिंद, इसके बाद एक शक्ति आई शक, फिर उसके बाद हम मान के चले कुषाण। तो कुंडिंदों के बारे में तो हमने पढ़ लिया है थोड़ा बहुत जितना भी था। बाकी जो भी डिटेल्स होगी वो हम आपको पीडीएफ के माध्यम से दे देंगे। अभी थोड़ा बहुत समझ लो, फिर उसके बाद तो कुंडिंद प्रकार के हमने कुंडिंद वंश हमने पढ़ लिया है। फिर शक वंश का भी थोड़ा बहुत उत्तराखंड में जानकारी मिलती है कि शकों ने भी उत्तराखंड में थोड़ा बहुत शासन किया। और कैसे पता चलता है शकों के बारे में कि शकों ने उत्तराखंड में शासन किया? तो शकों के बारे हम देखे हैं तो हमने कटारमल का सूर्य मंदिर पढ़ा है। कटारमल सूर्य मंदिर, तो कटारमल का जो सूर्य मंदिर है वो हमारे उत्तराखंड में शकों के निवास की पुष्टि करता है। तो जो कटारमल का सूर्य मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है, ऐसा माना जाता है कि ये जो शकों की पुष्टि है वह शकों ने यहाँ का भी शासन किया उसके बारे में ही हमें जानकारी देता है। तो शकों के निवास की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कटारमल के सूर्य मंदिर से मिलती है। फिर आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश के भी उत्तराखंड में थोड़ा बहुत साक्ष्य मिल जाते हैं कि कुषाणों ने भी उत्तराखंड में शासन किया। तो इसके बारे में अगर हम देखें कुषाणों के बारे में, तो कुषाण जो थे उन्होंने भी उत्तराखंड पे शासन किया। फिर इसके बाद धीरे धीरे उत्तराखंड पे जो थे बहुत से वंशों ने शासन किया। शक, कुषाण, योधेय वंश, गोत्रीय वंश, कुलूद वंश, गोविषाण वंश, मित्र वंश, कर्तपुर राजा, फिर छांगलेश वंश, बहुत से वंशों ने उत्तराखंड पे शासन किया। तो हमें देखना है इम्पोर्टेंट कुंडिन वंश हो गया, शक हो गया, फिर कुषाण हो गया। फिर इसके बाद एक इम्पोर्टेंट वंश जो आता है, इनके बारे में जानकारी आपको पीडीएफ से हम दे देंगे टेलीग्राम पे। तो अब इसके बाद एक वंश आता है इम्पोर्टेंट, वो आता है नागवंश। नागवंश, तो उत्तराखंड में इसके बाद जो एक शक्ति मानी जाती है शासन करने वाली या जिसके साक्ष्य मिलते हैं उत्तराखंड में, वो है नागवंश। और नागों की जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो 6वीं से 7वीं सदी का एक त्रिशूल लेख है, ऐसे हम मान के चले, ऐसे त्रिशूल लेख हमें मिला है। और ये हमें मिला है कहाँ? गोपेश्वर के रुद्र हिमालय मंदिर से। जो गोपेश्वर में जो मंदिर है रुद्र हिमालय, वहां से हमें ये नागवंश की हमें जानकारी मिलती है। तो इसके बारे में हम देखें, ये त्रिशूल लेख जो है 6वीं से 7वीं सदी का है और ये कहाँ है? गोपेश्वर। वर्तमान में हम जो ये रुद्र हिमालय मंदिर है
गोपेश्वर का रुद्र हिमालय मंदिर, ये रुद्र हिमालय मंदिर है। इसे हम वर्तमान में हम ये किस नाम से फेमस है, वो ये गोपीनाथ मंदिर के नाम से ये फेमस है। तो जो 6वीं से 7वीं सदी है उसका जो हमें नागवंश की जो जानकारी मिलती है वो गोपेश्वर के त्रिशूल रेख से मिलती है, जो है गोपेश्वर के रुद्र हिमालय मंदिर में है। और ये रुद्र हिमालय मंदिर को हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, गोपीनाथ मंदिर के नाम से ये फेमस है। तो इसमें हमें नागवंश की जानकारी मिलती है। अब जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है इसमें नागवंश की जानकारी मिलती है। तो इसमें जो 4 नागवंश के जो 4 राजा थे उनके इस पे नाम लिखे हुए हैं। उस मतलब यहाँ जो 4 राजा थे उनकी जानकारी हमें मिलती है। अब हम लोग 4 राजाओं के नाम देख लेते हैं। तो उसमें देखें तो एक आता है नागपति नाग, दूसरा है गणपति नाग, गणपति नाग, अंशुनाग और विभुनाग। हमें जो जानकारी मिलती है ये 4 राजाओं की, अंशुनाग, विभुनाग, स्कंदनाग और गणपति नाग हो गया, अंशुनाग हो गया, विभुनाग हो गया। तो इन 4 राजाओं की यहाँ जानकारी हमें मिलती है। कहाँ से मिलती है, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से इनकी जानकारी मिलती है। अंशुनाग, विभुनाग, स्कंदनाग और गणपति, अच्छा स्कंदनाग रह गया है, स्कंदनाग, गणपतिनाग, अंशुनाग, विभुनाग और स्कंदनाग, ये 4 नाग राजाओं के जो नाम है वो हमें गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलते हैं, जानकारी मिलती है। और इसमें जो नागपति नाग है इसी को माना जाता है, ये गणपति नाग है इसी माना जाता है, इसी ने जो ये त्रिशूल लेख है इसकी स्थापना की, क्योंकि त्रिशूल लेख पे इसका नाम मिलता है, किसका, गणपति नाग का। तो गणपति नाग का जो नाम मिलता है वो हमें यही गोपेश्वर त्रिशूल लेख में मिलता है कि इसी ने इसकी स्थापना की थी। तो ये जानकारी जो हमें मिलती है वो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिलती है। और ये जो लेख की जो लिपि थी, ब्राह्मी लिपि, वही बताया गया है कि ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो देखा हमने कि उड़िंद हो गया, फिर हो गया शक, फिर हो गया कुषाण। इसके बाद बीच में और आते हैं, पर उनमें फिर एक इम्पोर्टेंट वंश आ जाता है नागवंश। नागवंश के बारे में हमने पढ़ा कि गोपेश्वर त्रिशूल लेख से हमें नागवंश की जानकारी मिलती है। इसकी जो 6वीं और 7वीं सदी का ये त्रिशूल लेख है, और वर्तमान में वहाँ का नाम रुद्र हिमालय मंदिर है, और हम इसे गोपीनाथ के नाम से जानते हैं। ये चीजें हमने पढ़ी, और इसमें 4 राजाओं के नाम मिलते हैं, गणपति नाग, स्कंदनाग, अंशुनाग और विभुनाग। 4 नाग राजाओं के हमें यहाँ से नाम मिलते हैं। और माना जाता है कि गणपति नाग ने ही इस त्रिशूल लेख की जो की थी वो स्थापना की थी। और इसी त्रिशूल लेख में जैसे यहाँ गणपति नाग है, और 12वीं सदी में मतलब जो यही त्रिशूल लेख है, इसमें जो इसके बाद 1191 ईडी में, हाँ 1191 में यही जो त्रिशूल लेख है इसमें हमारे जो एक नेपाल के महान शासक थे अशोक चंद, वो भी अपनी जानकारी देके गया है। तो हम इस पर देख लेते हैं कि गोपेश्वर का जो गोपीनाथ मंदिर है उस पे जो ये त्रिशूल लेख है उस पे एक तो गणपति नाग ने अपनी जानकारी दी है, और वहीं 1191 एडी में अशोक चल ने भी अपने यहाँ आने की हमें जो जानकारी वो दी है। तो इस पे 2 हमें वंश के नाम मिलते हैं, एक नागवंश और दूसरा ये अशोक चल जो नेपाल का एक शासक था। तो उसकी जानकारी हमें गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिलती है। ये चीजें हमने पढ़ी। फिर नागवंश, फिर मोखरी वंश, फिर बहुत सारे वंशों ने उत्तराखंड पे शासन किया। तो आज हमने क्या क्या देखा, थोड़ा उस पर एक चर्चा कर लेते हैं, फिर कल हम कुछ दूसरी चीज देखेंगे। हमने जो पढ़ा ऐतिहासिक काल, थोड़ा आगे ऐतिहासिक काल के बारे में हमने हल्का
थोड़ा सा चर्चा की थी। तो उसके बाद हमने पढ़ा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमने 257 बीसी का जो हमारे महान सम्राट अशोक थे मौर्य वंश के, उसकी जानकारी जो हमें कालसी शिलालेख से मिलती है उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने उत्तराखंड में पहली जो राजनीतिक शक्ति थी कुर्णिद वंश, उसके बारे में हमने थोड़ा जानकारी ली। यहाँ कुर्णिदों का शासन हुआ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ शकों का शासन हुआ, फिर कुषाणों का शासन हुआ, फिर योधे, बहुत सारे वंश है तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने देखा। और इसके बाद हम देखें तो हमने थोड़ा नागवंश के बारे में पढ़ा, और नागवंश की जानकारी जो हमें मिलती है वो हमें गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिलती है, ये हमने देखा। गोपेश्वर का त्रिशूल लेख जो 6वीं से 7वीं सदी का है, नागवंश की जानकारी देता है। इसमें जो है 4 राजाओं के नाग है, अंशुनाग, विभुनाग, गणपति नाग और नाग, हाँ, स्कंद नाग, ये 4 नाग राजाओं की हमें जानकारी मिलती है। ये चीजें हमने देखी। उसी के बाद इसी त्रिशूल लेख हमें 1191 नेपाल टोडी के जो शासक थे अशोक चंद, उसने भी अपनी जानकारी हमें इसी से दी है। और इसके बाद जो हमारा अगला, हम ऐतिहासिक काल में अगला पढ़ेंगे, वो हर्ष जो थे, जो महान सम्राट शासक हुए हर्ष, उस समय भी उत्तराखंड में जो 634 में यहाँ भैंसांग आया था, ये हमने पढ़ा था। हरिद्वार की यात्रा की थी, मोयूलूस ने हरिद्वार को कहा, फिर गंगा को भद्रा कहा। ये हम आगे कल की क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।